बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फवाज़ ज़ैदी। 2.5 साल में मईशत पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपना तीसरा बैट्समैन तब्दील कर दिया है। बार बार मईशत के दुरुस्त राह पर गामजन होने की नवीज़ सुनाने के बाद अचानक हफीज़ शेख की तब्दीली का फ़ैसला क्यों किया गया, बहुत से सवालात जन्म ले रहे हैं। आज शिबली फराज ने समा न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा, हफीज़ शेख को महंगाई की वजह से हटाया गया। जो महंगाई हो गई थी और जो महंगाई और डिवैल्यूएशन हुई, ये सारी चीजें देखकर प्राइम मिनिस्टर साहब ने फैसला किया है कि वो एक नई टीम लाएं, क्योंकि कोविड का भी थर्ड वेव बड़ी शिद्दत से जारी है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक नई फाइनेंस टीम तश्कील दी है, जिसको जो है तो वो अमाद अजहर जो है तो हेड करेंगे। हफीज़ शेख को महंगाई की वजह से हटाना अजीब है, क्योंकि जब महंगाई हो रही थी उस वक्त हुकूमत इसके जवाब पेश कर रही थी। कभी माजी की हुकूमतों को जिम्मेदार करार दे रही थी, कभी डॉलर महंगा होने की वजह बताती थी, कभी मुल्की कर्जों की बात की जाती थी, कभी करंट अकाउंट खसारे के सर तमाम इल्ज़ामात धरा जाता था। जब आपका रुपया गिरता है ना, तो इसका मतलब बिजली, पेट्रोल, गैस जितनी बार से आई वो महंगी हो गई। तो महंगाई तो जिस वक्त रुपया गिर रहा था तो उसके बाद महंगाई तो आनी थी। जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए इन्होंने बिजली बनाने पे पिछली कंपनी ने, वो जो उससे बिजली बनती है और जो हम बेचते हैं उसमें 3 रुपए का फर्क है। इंटरनेशनली पेट्रोल तेल की कीमत ऊपर चली गई है। कीमतें अगर हम नहीं बढ़ाते तो हमारे कर्जे बढ़ जाते हैं। ये जो माफियाज बैठे हुए हैं, जो इस मुल्क में महंगाई करते हैं पैसे बनाने के लिए। मैं ईमान की हद तक सोच के ये कहता हूँ कि महंगाई इसलिए भी हुई कि चोरों ने बहुत लूटा। IMF के मसलों से हम निकल ना सके, उसका बोझ आप लोगों पे पड़ा। जिस वक्त करंट अकाउंट का खसारा खतरनाक हद तक पहुँचता है और आपका रुपए जो है वो प्रेशर में आता है और उसकी कदर गिरनी शुरू होती है, उससे आटा भी महंगा होता है, चीनी भी महंगी होती है, घी भी महंगा होता है, पेट्रोल भी महंगा होता है, डीजल भी महंगा होता है, बिजली भी महंगी होती है। महंगी हो सकती है, अगर पेट्रोल महंगा हो सकता है, अगर गैस और बिजली महंगी हो सकती है, तो गोश्त के महंगे होने से कोई अजाब नहीं आ जाएगा। एक दवा अगर 10 रुपए की थी और आज हम कहते हैं कि वो 14 रुपए की बिके या 12 रुपए की बिके, और उसको मैन्युफैक्चर करने की कॉस्ट मिसाल के तौर पे 18 है या 20 है, तो नतीजा क्या होगा? वो मार्केट से गायब हो जाएगा। लेकिन पारस, मैं आपको ये समझा रहा हूँ, इसका हल ये है कि अपने मुल्क की दौलत बढ़ाएं, वेल्थ क्रिएट करें। और जब तक नहीं होती लोग खुदकुशियां करें। क्या करें आप? और जब तक नहीं होती लोग खुदकुशियां करें। क्या करें आप? महंगाई की सिर्फ वजूहात ही बयान नहीं की गई, बल्कि वज़ीर आज़म इमरान खान हफीज़ शेख की मौशी पॉलिसियों की तारीफ भी किया करते थे। आज मुझे बड़ी खुशी है कि पाकिस्तान ने अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर लिया। मैं अपनी इकोनॉमिक टीम को मुबारक देता हूं कि उन्होंने रुपए को स्टेबलाइज किया। इंशाल्लाह जो 2020 होगा वो होगा पाकिस्तान का वो साल जिसमें पाकिस्तान तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा, अपनी इकोनॉमी हमारी बढ़ाएगा। अल्लाह का शुक्र है, सारी अब फिगर्स दिखा रही हैं कि महंगाई अब नीचे जा रही है। तो नाज़रीन, इमरान खान हफीज़ शेख की तारीफ़ें करते रहे और महंगाई बढ़ती रही, यहाँ तक कि उमूर ख़जाना देखने वाले बढ़ती कीमतों से बिल्कुल ही लाइल्म नज़र आए। एक वक्त वो भी आया जब मार्केट में 1 किलो टमाटर 240 रुपए का मिल रहा था और हफीज़ शेख बता रहे थे कि टमाटर की कीमत तो 17 रुपए फ़ी किलो है। कराची में सब्जी मंडी में 17 रुपए किलो टमाटर मिल रहे हैं। कौन सी सब्जी मंडी में सर? आप जाएं जाके चेक करें। हफीज़ शेख के इंतज़ाम में आदाद शुमार में हेर फेर भी हुआ, फिगर फिजिंग भी की गई, आवाम को गलत आदाद शुमार बताए गए। GDP की ग्रोथ असल में सिर्फ 1.9% थी, लेकिन आवाम को बताया गया कि ग्रोथ 3% है। समा के एंकर पर्सन नदीम मलिक ने इस हेर फेर की निशानदेही भी की। बाद में हफीज़ शेख ने भी गलत आदाद शुमार का इतराफ़ किया, लेकिन इसकी ज़िम्मेदारी कबूल करने के बजाय मलबा इदारों पर डाला गया। क्या हमारे इदारों को डाटा कलेक्शन की क्वालिटी बेहतर करना होगी? पिछले साल GDP की जो एक्चुअल ग्रोथ थी 1.9% से ज़ायद नहीं हो सकती। एक्चुअल प्रोडक्शन कम थी, इन्होंने नंबर ज़्यादा डाल के 3% ग्रोथ दिखाई थी, नंबर फर्ज किए हुए थे। एस्टिमेट था GDP का, इसकी जो अमाउंट है इतनी नहीं होनी चाहिए थी। आई एग्री विथ यू। इससे ये जाहिर होता है कि अपनी जो डेटा कलेक्शन है उसकी क्वालिटी इम्प्रूव करनी चाहिए। और इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तजियाकार आरिफ हमीद भट्टी साहब। भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, आप हमें ज्वाइन करें प्रोग्राम में। हफीज़ शेख को हटाने की वजह महंगाई बताई गई है। क्या अब महंगाई कम हो जाएगी? आटे की जो कीमत बढ़ी थी, चीनी की कीमत जो बढ़ी थी, दूध की कीमत बढ़ी थी, ये महंगाई कम होगी अब?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फवाद कहते हैं नानी ने खसम कीता भैड़ा कीता करके छड़ दिता और भैड़ा कीता। ये आज का प्रोग्राम टाइम देख लें, 3 महीने बाद और महंगाई होगी। बदकिस्मती है जब भी कोई सियासतदान इक़्तिदार के ऐवानों की बुलंदियों पे पहुंचता है उससे हक़ाइक़ नज़र ही नहीं आते, अंधे हो जाते हैं, वो फैक्ट्स जानते ही नहीं। अभी आपने मोहतरम वज़ीर आज़म का सुनाया कि मैं अपनी इकॉनमी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। जी हाँ, मुबारकबाद देता हूँ। तो आज आप कह रहे हैं कि महंगाई की वजह से चेंज की है। मेरा चैलेंज है महंगाई इससे ज़्यादा होगी, करप्शन माजी की निस्बत ज़्यादा हो रही है, इससे तब्दीलियों से कोई फ़ायदा नहीं। एक मिनिस्टर को एक सीट से उठा के दूसरी पे बैठा दें, दूसरी को उठा के तीसरी पे बैठा दें। अगर पहली सीट पे मैं निकम्मा हूँ तो दूसरी सीट पे मैं कैसे बेहतर हो जाऊँगा? मुझे वो कोई ऐसा शिकार राज बताए, क्या करेंगे? भाई मेरे, असल आपकी पॉलिसियाँ हैं नहीं। IMF के आप मकरूज हैं। IMF से जब आप जाकर भीख मांगते हैं तो वो पहली शराइत रखता है पेट्रोल, बिजली और गैस की कीमत बढ़ाएं। टैक्स कलेक्शन करने में आप नाकाम, ज़ीरो हो चुके हैं, ज़ीरो। बड़े बड़े टैक्स आप नहीं ले सके, करप्शन के रेट ज़्यादा हो गए हैं। IMF ने फिर आपको कहा बिजली, पेट्रोल और गैस, जब ये तीनों की कीमत बढ़े, रोज़मर्रा की अशिया की कीमतें ऑटोमेटिकली बढ़ जाती हैं। मैंने तो अपनी पूरी हिस्ट्री में जितना देखा है, इनके लफ्ज़ों के गर्दिशी कर्जे कितने, ये गोरख धंधा है। आप एक आम आदमी है, आपकी 25,000 तनख्वाह है, आपका बिल 500 आता था, 1200 आता है। आपको इससे क्या कि खत्ते गुर्बत क्या है, गर्दिशी कर्जे क्या है? आपके घर का किराया पहले मालिक 1500 लेता था एक कमरे का, झोंपड़ी का कह दे, अब वो 2000 कह रहा है। इन वजारतों की आप सीटें बदल दें, क्या फ़र्क पड़ेगा मुझे बताएं? आप ये रिकॉर्डिंग पे रख ले, महंगाई का जिन रमज़ान की बरकतों भी खा जाएगा। अच्छा। आज मैदे की कीमत बढ़ गई, आलू की कीमत बढ़ गई, सब्जियों की कीमत बढ़ गई। अब शब बारात है, लोग अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, ये हम पर डकैत मुसल्लत कर देते हैं। FIA एंटी करप्शन नैब से आप बेहतरी नहीं ला सकते, इनसे इंतकामी कार्रवाइयों करके आप बेहतरी नहीं ला सकते। ये मेरी बात आप लिख लें। इसके लिए आपको अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि महंगाई कम नहीं होगी, लेकिन हफीज़ शेख के ऊपर ही मैं दोबारा आपको लेकर आता हूँ। भट्टी साहब, हफीज़ शेख तो 18 अप्रैल 2019 से ख़जाना के मामला देख रहे हैं ना, हुकूमत को आज क्यों एहसास हुआ है कि महंगाई बढ़ गई और उनको हटाया है? हुकूमत को एहसास नहीं हुआ। वज़ीर आज़म पर जब उन्होंने मोहतरम ने एतमाद का वोट लिया था, बहुत ज़्यादा दबाव था। उन्होंने किसी को कहा था मैं असम्बली तोड़ने लगा, तो उस पर उन्होंने जवाब दिया था आपको लाए भी हम हैं और आपके जाने का, ये सॉरी वज़ीर आज़म का नहीं, ये एक कौंसलर है उसका बात बता रहा हूँ। उसने चौधरी को कहा भाई जी मैं कौंसलरशिप चलन लगा, मेरे को नहीं चल रहा, मैनू हर बंदा तंग करता। उन्होंने कहा पुत्र तेनू कौंसलर असी बनाया सी ते तेरी वापसी की सीट भी असी तय करांगे डेट, तू जल्दी ना कर। अब वजारतों की तब्दीलियों के बहुत ज़्यादा दबाव था। अच्छा, इकॉनमी बेहतर हो नहीं रही थी। आईमन के चीन जैसे आपके हमसाये मुल्क ने आपके साथ CPEC का किया और उधर $600 का किया। उसने कहा कि आप पाकिस्तान, ईरान वो मुल्क नहीं है जो एक काल पर अपनी पॉलिसी बदल देता है। आपको पॉलिसियाँ मुल्क के इंटरेस्ट में लानी होंगी। आपने आकर पहले शब्बर जैदी को वो IMF या पता नहीं क्या किसका बना दिया चेयरमैन, उसने कहा मुझे काम ही नहीं करने दिया जा रहा। जब नदीम बाबर अरबों रुपए की करप्शन करे और आप उसको सीट से हिला दें और उसके खिलाफ कार्रवाई ना करें, जब आपने जिस बंदे को एक जिम्मेदारी दी हुई है बहुत बड़ी, वो लाहौर में 4 दिन रह के अरबों रुपए इकट्ठा करके ले जाए, तो क्या बेहतरी होगी मेरे भाई? वज़ीर आज़म इमरान खान साहब खुद बेहतरी चाहते हैं, वो उनकी मेहनत जद्दोजहद है। बदकिस्मती है इस टीम के साथ, इस टीम के साथ, क्रिकेट टीम के साथ वो फुटबॉल का मैच खेलने जा रहे हैं। क्रिकेट में और फुटबॉल में बड़ा फ़र्क है। वो टांगों से मारते हैं लेकिन उसमें जहन का काम होता है। तो क्या पहले उनको आइडिया नहीं था भट्टी साहब? इससे पहले तो इमरान खान हफीज़ शेख की मौशी पॉलिसीज़ की तारीफें भी किया करते थे, हमने अभी सुनवाया भी था। क्या आप सोच भी नहीं सकते, पंजाब में आज भी अमलन शहबाज और हमजा शहबाज वज़ीर आला हैं। आप ये इस बात पर हैरान होंगे। अच्छा, चलें, ये तो आपने खबर दे दी, लेकिन मैं आपको हफीज़ शेख के ऊपर दोबारा से लेकर आता हूँ। याद दिला दूँ मैं आपको भट्टी साहब, इससे पहले इमरान खान हफीज़ शेख की मौशी पॉलिसीज़ की तारीफ़ें किया करते थे। अभी हमने शॉर्ट भी उनका सुनवाया, कह रहे थे कि 2020 में पाकिस्तानी अवाम की तकदीर बदल जाएगी। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हफीज़ शेख की बहुत तारीफ़ें किया करते थे।
हाँ, अब मैं दोबारा से आता हूँ आपके पास। आरिफ हमीद भट्टी साहब, शायद गालिबन आपसे राब्ता हमारा मुनक़ता हो गया है, लेकिन आरिफ हमीद भट्टी साहब भी वही बातें कह रहे हैं कि महंगाई की शरह जो बढ़ रही है, मुसलसल बढ़ रही है, उसमें इजाफा होता रहेगा, उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आएगी। लेकिन हुकूमत की जानिब से आज जो फ़ैसला देखने में आया है वो यही है कि वज़ीर ख़जाना का कलमदान ले लिया गया है हफीज़ शेख साहब से, और अब देखना ये होगा कि इससे क्या तब्दीली आती है, क्या महंगाई कम होती है या नहीं। आरिफ हमीद भट्टी साहब एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, इससे पहले इमरान खान हफीज़ शेख की मौशी पॉलिसीज़ की तारीफ़ें किया करते थे, क्या उस वक्त उन्हें दुरुस्त सूरत हाल से आगाही नहीं थी जब उन्हें वो वज़ीर ख़जाना लगा रहे थे? मैंने गुजारिश की है, जब वज़ीर आज़म मोहतरम इमरान खान साहब आए हुकूमत में तो उन्होंने कहा 250 बंदे की मेरे पास ब्रेन है दुनिया के रखे हुए हैं, 100 दिन में हमारा विजन क्लियर हो जाएगा। हफीज़ शेख पीपल्स पार्टी के दौर में भी रहे, वो बेसिकली एम्प्लाई IMF के थे, IMF के हैं और अब भी IMF की नौकरी करेंगे। उन पर ये हफीज़ शेख मुसल्लत किया गया था, और अब भी जो मेरे ख्याल में जो मुझे इतलात मिली हैं अभी PM हाउस से को थोड़ी देर पहले जो वजारतों को रद्दोबदल कर रहे हैं उसके नताइज उससे बुरे होंगे, बेहतर नहीं आएंगे। उन्हें ऑनेस्टी और करप्शन से पाक और शफाफ मेरिट पॉलिसी पर अफसरों को लगाना होगा। इस चीज़ से निकलना होगा, ये किसका बंदा है, ये किसका बंदा है, ये कॉम्पिटेंट है, ऑनेस्ट है, हार्ड वर्कर है और डिलीवर कर सकता है। इस पॉलिसी पे नहीं आएंगे तो वुज़रा की सीटें चेंज करने से एक कमरे में एक कुर्सी पड़ी है, आप दूसरे कॉर्नर पे रख दें या तीसरे कॉर्नर पे रख दें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अफसरों के और पॉलिटिशियनों के काम बोलते हैं। मेरा ख्याल है कि हफीज़ शेख की मियां अज़हर साहब नून लीग के गवर्नर पंजाब रहे हैं, मैं पर्सनली जानता हूँ, बहुत अच्छे आदमी हैं। अमाद अज़हर साहब को भी बड़ा पर्सनली जानता हूँ, लेकिन वो बेचारे क्या करेंगे, स्टील मिल ने जाना ही लॉस में है, PIA ने जाना ही लॉस में है, रेलवे ने जाना ही लॉस में है, वापडा ने जाना ही लॉस में है। ना आप चोरी रोक सके, ना चकारी रोक सके, ना करप्शन रोक सके, कम से कम ये चीज़ों को ही रोक देते। आपको याद होगा, आखिरी लफ्ज़ कहने लगा, वज़ीर आज़म साहब खुद फरमाते थे 10 से 12 अरब रोज़ाना करप्शन होती है। अगर सिर्फ वही आप करप्शन रोक ले तो ये 800-900 दिन के खरबों रुपए आपका मुल्क का पैसा ही उतर जाता है, कर्जा ही सारा उतर जाता है। सिर्फ वो करप्शन आप सर वो बयानबाजियाँ हो गई हैं, अब अमली तौर पर काम करने का वक्त आया तो हुकूमत को सख्त इक़दाम करना होंगे। आरिफ हमीद भट्टी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें वक्त दे रहे थे। और आरिफ साहब का ये कहना है कि ये जो फैसला आज किया गया है इससे किसी किस्म की महंगाई में कमी नहीं होगी बल्कि महंगाई में इजाफा ही होगा। अब देखना यह है कि हुकूमत का ये फैसला कितना सूदमंद साबित होता है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि कोरोना की तीसरी लहर ने पंजाब में एक बार फिर सख्त पाबंदियां लगा दी हैं। लाहौर में दोबारा लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। 1 अप्रैल से शादी हॉल्स को ताले लगा दिए जाएंगे। खुली तकरीबात पर भी पाबंदी लग चुकी है। रेस्टोरेंट्स भी जुज़वी तौर पर बंद कर दिए जाएंगे क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर ख़तरनाक हो चुकी है। बीमारी के फैलाव में मज़ीद शिद्दत आ गई है। नए केसेस की शरह 12% की हद को छू रही है। मुल्क में मुसलसल चौथे रोज़ 4000 से ज़ायद कोरोना के नए केसेस सामने आए हैं। वज़ीर आज़म के बाद आज सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी भी और वज़ीर दिफा परवेज़ खटक भी कोरोना का शिकार हो गए हैं। हालिया लहर में पंजाब और ख़ास तौर पर लाहौर को सबसे ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल का सामना है। इसीलिए पंजाब हुकूमत ने 12% से ज़्यादा कोरोना शरह वाले 12 अज़ला में जुज़वी तौर पर सख्त लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया है। सूबाई काबीना इजलास में किए गए फैसलों का ऐलान करते हुए वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने बताया है कि 1 अप्रैल से शादी की तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। शादी हॉल्स बंद होंगे। इंडोर और आउटडोर किस्म की तकरीबात की इजाज़त नहीं होगी। नई पाबंदियों के तहत रेस्टोरेंट्स में आउटडोर खाने पर भी पाबंदी होगी। सिर्फ टेक अवे या होम डिलीवरी की इजाज़त होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद करने का फैसला किया गया है, लेकिन प्राइवेट ट्रांसपोर्ट SOPs के साथ चलती रहेगी। सूबे में हर किस्म की स्पोर्ट्स, कल्चरल और दीगर तकरीबात पर पाबंदी होगी, जबकि दुकानों और बाज़ारों के औकात कार शाम 6 बजे तक होंगे और बाज़ार हफ्ते में 2 रोज़ बंद रखे जाएंगे। सूबाई काबीना इजलास के बाद वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि हम इस वक्त कोरोना की तीसरी लहर का मुकाबला कर रहे हैं जो पहले से ज़्यादा ख़तरनाक है। कोरोना केसेस की वजह से अस्पताल तेज़ी से भर रहे हैं और हेल्थ सिस्टम दबाव का शिकार है। तीसरी लहर की वजह से अस्पताल तेजी से भर रहे हैं और हेल्थ सिस्टम दबाव का शिकार है। इस मरहला पर कोरोना को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम सन्नतें और कारोबार बंद करने के मुतहम्मिल भी नहीं हो सकते।
तो कोरोना की हालिया लहर में अस्पतालों में जगह तेज़ी से कम होती जा रही है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर इस्लामाबाद के मुताबिक वफाकी दारुल हुकूमत के अस्पताल पिम्स में 163 ऑक्सीजन बेड्स में से 120 कोरोना मरीजों से भर चुके हैं, जबकि IHITC अस्पताल में 70 ऑक्सीजन बेड्स में से 50 पर कोरोना मरीज़ हैं। इसी तरह पॉलीक्लिनिक अस्पताल में 27 ऑक्सीजन बेड्स में से 24, CDA अस्पताल में से 43 ऑक्सीजन बेड्स में से 32 पर कोरोना मरीज़ हैं, जबकि लाहौर के अस्पतालों में इससे भी ज़्यादा बुरी सूरत हाल का सामना है। कमिश्नर लाहौर ने यह बताया है कि अस्पतालों में कोरोना के लिए मुख्तस बेड्स मुकम्मल तौर पर भर चुके हैं। ये सूरत हाल इंतहाई संगीन हो चुकी है नाज़रीन। मुकम्मल लॉकडाउन का तकाजा कर रही है, लेकिन हुकूमत इसके बावजूद भी मुकम्मल लॉकडाउन लगाने से गुरेज़ा है। आज सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि मुकम्मल लॉकडाउन के मुतहम्मिल नहीं हो सकते हैं, सनतों और कारोबार की बंदिश के हक़ में भी नहीं है, इसीलिए मुआशी सरगर्मियों पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं लगाई जा रही। गुज़िश्ता रोज़ कौम के नाम पैगाम में वज़ीर इमरान खान का भी यही कहना था कि कोरोना की तीसरी लहर के दौरान अस्पताल भर रहे हैं, लेकिन हमारे पास ऐसे वसाइल नहीं हैं कि मुल्क को बंद कर दें। तीसरी पीक आई है, ये पहली 2 पीक से ज्यादा शिद्दत वाली पीक है। हम बंद नहीं कर सकते अपना मुल्क, हम लॉकडाउन नहीं कर सकते, हमारे पास वो वसाइल नहीं है कि हम लोगों को बंद कर दें और फिर उनको खाना भी दें और हम उनका ध्यान भी रखें। लेकिन हम कम से कम ये कह सकते हैं कि जो SOPs हैं, मसलन ये जो आप मास्क पहनते हैं, इसके ऊपर आप पूरी कोशिश करें और दूसरों को भी कहें। तो हुकूमत सब कुछ बंद नहीं करना चाहती, इसीलिए SOPs पर पाबंदी के लिए सख्ती की जा रही है। मास्क ना पहनने को काबिल गिरफ्त जुर्म करार दिया जा चुका है। मास्क पहने बगैर घर से निकलने वालों पर मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। 6 माह तक की कैद की सज़ा का ऐलान किया जा चुका है। गुज़िश्ता रोज़ मास्क ना पहनने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का ऐलान किया गया था। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत में ये फैसला किया गया है कि स्ट्रिक्टली सूबा भर के अंदर मास्क को पहनना लाजमी करार दिया गया है और मास्क ना पहनने वाले को ना सिर्फ जुर्माने बल्कि 6 माह कैद की सज़ा जो है उसकी वायलेशन पे हो सकती है। ये बहुत बड़ा फैसला है, बहुत अहम फैसला है और इसी हवाले से सिर्फ एक दिन में लाहौर में 96 मुकदमा दर्ज किए जा चुके हैं। लेकिन इन तमाम सख्तियों के बावजूद आवाम कोरोना SOPs पर पूरी तरह अमल करने के लिए तैयार नज़र नहीं आ रहे हैं। पंजाब में सबसे ज़्यादा ख़राब सूरत हाल सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर की है, जहाँ मुस्बत केसेस की शरह 23% तक जा चुकी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में पाकिस्तान में 4500 से ज़ायद नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से 2300 केसेस का ताल्लुक़ पंजाब से है, जबकि सिर्फ लाहौर से 1500 के करीब केसेस सामने आए हैं। सूबाई हुकूमत लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी और मुल्तान समेत पंजाब के 7 बड़े शहरों को सबसे ज़्यादा मुतासर करार दे चुकी है, लेकिन इन शहरों में अभी भी लोग मास्क के बगैर सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। हमने 4 बड़े शहरों में इन शहरियों से पूछा कि उन्होंने मास्क क्यों नहीं पहना, तो गलती मानने के बजाय बात को मजाक में उड़ाते रहे। मास्क नहीं पहना लगा, सारी मास्क क्या लगा हुआ, ये मास्क या क्या? ये मास्क नहीं है, ये मास्क आ गया, मास्क बोतल पीना पे है, बोतल बस अभी घर से निकला हूँ तो भूल गया था सर। अभी ऑफिस से निकले, जेब में था, जेब में ही है, पर अभी पहन लेते हैं। ओहो सॉरी, जेब में रह लाज़मी मास्क है, सही जेब में मास्क भाई मैंने उतार के जेब में डाला हुआ है। वैसे सांस की तकलीफ है ना, इसलिए फिर नहीं पहना। कोई आ जाए तो फिर पहन लेते हैं, वरना ऐसे नहीं। वजह बस गर्मी है, पता है पसीना जमा हो जाता है, इसलिए नहीं लगा। तो ये है गैर ज़िम्मेदाराना रवैया और इस रवैये पर काबू पाने के लिए पाबंदी को सख्त किया जा रहा है। लेकिन हुकूमत SOPs पाबंदियों पर जितना जोर लगा रही है, उसके मुकाबले में कोरोना वैक्सीन पर उतनी ही सुस्ती दिखाई जा रही है। तकरीबन 2 माह के बावजूद कोरोना वैक्सीनेशन की मुहिम अभी तक 5 लाख अफराद को भी वैक्सीन नहीं दे पाई है। और हैरानी की बात यह है कि अभी तक हुकूमत ने किसी भी मुल्क से वैक्सीन ख़रीदी ही नहीं। शहरियों को जो वैक्सीन लग रही है वो चीन से अतिया शुदा वैक्सीन है। हालांकि चंद रोज़ पहले 2 निजी दवासाज कंपनियाँ ख़रीदी गई थीं और वैक्सीन पाकिस्तान पहुंच भी गई थी उनकी, लेकिन हुकूमत की जानिब से अभी तक वैक्सीन का कोई ऑर्डर पाकिस्तान नहीं पहुंचा है। और आज मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने सूबों को कहा है कि वो ख़ुद भी वैक्सीन की ख़रीदारी के ऑर्डर्स दे सकते हैं। यानी एक तरफ वफाकी हुकूमत की जानिब से वैक्सीन ख़रीदने में मुसलसल कोताही सामने आ रही है, तो
सूबों से कहा जा रहा है कि वो अपने तौर पर वैक्सीन मंगवा सकते हैं, यानी वैक्सीन मंगवाने के हवाले से भी पाकिस्तान को मुश्तरका हिकमत अमली के बहरान का सामना है। इसी पर मज़ीद बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा ने। मुसर्रत साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये बताइए कि हालात इतने संगीन हो चुके हैं कि इस्लामाबाद के अस्पतालों में 80% बेड्स कोरोना मरीजों से भर चुके हैं। कमिश्नर लाहौर भी ये कह चुके हैं कि लाहौर के सरकारी अस्पताल कोरोना मरीजों से भर चुके हैं। इतने संगीन हालात के बावजूद हुकूमत मुकम्मल लॉकडाउन लगाने से क्यों गुरेजा है? इन हालात में अगर कोरोना कंट्रोल से बाहर हो गया, मुसर्रत साहिबा, तो जिम्मेदार कौन होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फवाद साहब। सबसे पहले तो मैं अर्ज करूं कि हम लोग मुकम्मल लॉकडाउन के मुतहम्मिल कभी भी नहीं हो सकते। अगर हम ओवरऑल पाकिस्तान की बात करें तो आप 22 करोड़ का मुल्क है। 22 करोड़ के मुल्क को बंद करके तो उनके 3 वक्त के खाने का बंदोबस्त करना फिर रियासत की जिम्मेदारी बन जाती है। इसी तरह अगर हम पंजाब की बात करें और 11 करोड़ का सूबा जिसमें मेजॉरिटी ऐसे लोगों की है जो डेली कुछ ना कुछ करके तो कमा के खाते हैं। फिर उसके बाद अगर जैसे कि आपको पता है कि इसको अब ये दूसरा साल चल रहा है और इसमें अभी तक भी इसकी वैक्सीनेशन भी आ गई और वैक्सीनेशन लगने के बाद भी जो इसके वेरिएंट्स हैं वो इन्फेक्शन ट्रांसफर भी हो रहा है और इसके जो डिफरेंट जो स्ट्रेन्स हैं उनकी वजह से ये मजीद लीथल होता जा रहा है। तो इसमें इसके मुद्दत का पता नहीं है। जब आपको टाइमलाइन पता होती है तो फिर हम इसमें कंप्लीट लॉकडाउन की होल फॉर द होल कंट्री हम इस ऑप्शन के लिए जा सकते हैं। लेकिन इस ऑप्शन पे तो हम दुनिया के वो ममालिक जिन्होंने सख्त किस्म के कर्फ्यू वाले लॉकडाउन किए थे वो भी इसको रेकमेंड नहीं कर रहे, बल्कि WHO ने और पूरी दुनिया में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की ये जो स्मार्ट लॉकडाउन वाली पॉलिसी थी उसको सराहा और ये अडॉप्ट हुई पूरी दुनिया में। अब व्हाट वी वांट कि हम लोगों को, एक तो आप मीडिया के हम शुक्रगुजार हैं और स्पेशली समा का हमेशा पॉजिटिव इनपुट रहती है और अगर क्रिटिसिज्म आता भी है तो वो कंस्ट्रक्टिव होता है कि हमें हमारी ये कौमी जिम्मेदारी बन गई है। ये हमारा, मैं कहती हूँ कि मजहबी फरीजा भी, इसलिए मैं इसको कहूंगी कि सबसे पहला हमारी जान का और अपने प्यारों की जान की जिम्मेदारी है और अगर हम एक इंसानी जान को बचाते हैं तो आपने पूरी इंसानियत को बचाया। तो इसलिए इस कॉज के अंदर सबसे पहले अगर तमाम पाकिस्तानी शहरी अपनी और अपने प्यारों की जान की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले इंसानी जानों को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं मुसर्रत साहिबा? चूंकि वफाकी हुकूमत गुज़िश्ता 2 माह से कह रही है कि सूबे वैक्सीन मंगवाने के लिए आज़ाद हैं, इस हवाले से पंजाब हुकूमत ने अभी तक क्या किया है? क्या किसी मुल्क से वैक्सीन दरामदगी का कोई ऑर्डर किया है आप लोगों ने, या अभी तक अतिया शुदा वैक्सीन से ही एंटी कोरोना मुहिम चलाई जा रही है? फवाद साहब, हमने तकरीबन, अगर फेडरल गवर्नमेंट ने 200 मिलियन डॉलर अगर उन्होंने 200 मिलियन डॉलर अगर उन्होंने रकम रखी है तो हमने 150 रखी है। अगर हम पंजाब गवर्नमेंट की बात करें, बेसिकली ऑर्डर प्लेस हुए हैं। इनफैक्ट अगर थोड़ी सी उसमें डिले है तो उसकी वजह यह है कि पूरी दुनिया में इसकी मांग बढ़ी है और अभी जब ये इसके जो वेरिएंट्स आने के बाद तो अब थोड़ा सा अगर डिले हो रही है तो उसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि हम लोग वैक्सीन को प्रिक्योर नहीं करेंगे। इम्पोर्टेंट चीज उसमें यह है कि कोवैक्स एक जो पूरी दुनिया के जो ममालिक पे मुश्तमिल एक फोरम है उसकी तरफ से भी आ रही है और हम चाइना के शुक्रगुजार हैं कि वो हमारे पास जो चाइना की तरफ से हमें जो मिल रही है वो जरा उसमें हम उनके शुक्रगुजार हैं कि वो टाइम पे भी दे रहे हैं और वो हमारी सपोर्ट के लिए हमें दे रहे हैं। लेकिन हमने ऑर्डर प्लेस किए हुए हैं और इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे आती जाएगी उसी तरह से फिर हम हर एज ब्रैकेट को रजिस्ट्रेशन के लिए दावत देते जाएंगे और अभी इंशाल्लाह 1 अप्रैल से ऑनवर्ड हम जो अंडर 60 हैं यानी कि 50 प्लस जिनकी एजेस हैं या 50s में जो हैं उनको हम रजिस्टर करेंगे और इसी तरह से ये सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन उसके साथ जो इम्पोर्टेंट चीज है फिर भी मास्क लगाना पड़ेगा। चलें अच्छा ये भी बताइएगा मुसर्रत साहिबा, आप खुद कह रही हैं कि कोरोना की तीसरी लहर पहली और दूसरी लहर से भी ज्यादा खतरनाक है, तो सवाल ये भी है ना कि क्या हुकूमत इस लहर का इंतजार कर रही थी? क्योंकि पाबंदियां और लॉकडाउन तो तब लगाए जाते हैं जब वायरस फैल जाता है। वायरस को फैलने से रोकने के लिए पंजाब हुकूमत क्या इक़दाम कर रही थी? नहीं, मैं आपसे पार्शली डिसएग्री करूंगी कि हुकूमत ने तो कभी भी ये नहीं कहा कि कोरोना खत्म हो चुका होगा, बल्कि आपके चैनल के तवज्जुह से मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के लिए
हमारे प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर परवेज खटक साहब, उनको भी आपको पता है कि तीनों को कोविड पॉजिटिव वो हो गए हैं। और ऑल्दो उन्होंने तो वैक्सीनेशन कराई भी थी, लेकिन आपको पता है कि वैक्सीनेशन की एंटीबॉडीज बनने में भी 3 वीक्स से ऊपर का अरसा दरकार होता है, फिर उनकी सेकंड डोज अभी लगना बाकी थी। वजह यह है कि लोगों ने हमने तो कभी भी ये नहीं कहा। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। प्रोग्राम में वक्त हो गया कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। सियासी मैदान में अपोजिशन इत्तेहाद के अंदर खींचातानी जारी है। पीडीएम जमातें मुखालिफ सिमतों में जोर लगाती नजर आ रही हैं। पीपल्स पार्टी के बयानिए ने सारी अपोजिशन को मखमसे का शिकार कर दिया है। खबर यह है नाजरीन के पीडीएम की अक्सरियत ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर असम्बलियों से इस्तीफ़ों की मुखालफत कर दी है। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान समेत अक्सरियत ने अकेले इस्तीफ़े ना देने का फैसला किया है। अक्सरियत की राय है कि पीपल्स पार्टी असम्बलियों में मौजूद रहे और हम इस्तीफ़े दे दें, ये दुरुस्त इक़दाम नहीं होगा। हालांकि इससे पहले अपोजिशन की दीगर जमातें पीपल्स पार्टी पर इसलिए तनकीद कर रही थी कि वो इस्तीफ़े देने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन अब अपोजिशन की दीगर जमातें भी इस्तीफ़ा ना देने के लिए जवाज़ तराशती नज़र आ रही हैं। इस्तीफ़ों और अपोजिशन लीडर के इंतखाब के अलावा भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीडीएम की दीगर जमातों के मज़ीद तज़ादात भी सामने आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी पंजाब से तब्दीली का आगाज़ चाह रही है, जबकि मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी को सेनेट में तब्दीली लाने की दावत दे रही है। आज साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकन अब्बासी ने पीपल्स पार्टी पर तनकीद करते हुए कहा, पीपल्स पार्टी ने जो किया वो पार्लिमानी उसूलों के ख़िलाफ़ है। वो अपोजिशन नहीं होती जिस बेंच पर हुकूमती अराकीन बैठे। साथ ही उन्होंने मशवरा दिया कि अगर सेनेट में नंबर्स पूरे हैं तो पीपल्स पार्टी तहरीक अदम एतमाद लेकर आ जाए। जो पार्लिमान में हुआ है ये पार्लिमान के असूलों के खिलाफ है। पुलिस पार्टी ने किया तो उनको मुबारक हो, लीडर अपोजिशन में बन गई हैं, लेकिन वो अपोजिशन नहीं होती जिसके अंदर हुकूमती बेंच के लोग बैठे हैं। अगर 57 मेंबरान मौजूद हैं तो मेरी गुजारिश होगी अपोजिशन लीडर से कि सबसे पहले अदम एतमाद का मूव करें। अदम एतमाद के लिए 51 अफराद चाहिए, आपके पास 57 है, अदम एतमाद मूव करें ताकि जो इलेक्शन उनसे चोरी हुआ था वो अपनी हकीकी कुर्सी पर जाकर बैठे। दूसरी तरफ खबरें सामने आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी पंजाब में जोड़ तोड़ के लिए सरगर्म हो चुकी है। पंजाब में पीपी रहनुमा हसन मुर्तज़ा का कहना है कि ईद पर पंजाब में इन हाउस तब्दीली का तोहफा दिया जाएगा। पीटीआई के 25 से 30 अरकान पंजाब असम्बली राब्ते में हैं। अगर मुस्लिम लीग नून अपने वज़ीर आला का ऐलान करे पीपल्स पार्टी उसका साथ देगी, लेकिन नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान पंजाब में तब्दीली से ज़्यादा निज़ाम में तब्दीली की ख्वाहिशमंद हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी सिस्टम के चलते रहने की इस वक्त सूरत हाल ये है कि पीपल्स पार्टी और पीडीएम दो मुखालिफ समतों में खड़ी हुई हैं। अपोजिशन इत्तेहाद में दराड़ों पर हुकूमती सफ़ों में इत्मीनान महसूस किया जाता है, खुशियाँ मनाई जा रही हैं, हुकूमत की जानिब से तंज़िया फ़िक्रे कसे जा रहे हैं। पीडीएम में नून लीग और पीपल्स पार्टी हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो चुके हैं। इमरान खान को हटाने के लिए वो इकट्ठे हुए, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से इमरान खान उनसे नहीं हटा, वो खुद पीछे हट गए। नहीं जाता आपसे इमरान खान। ये अपोजिशन की नाअहली है, अल्लाह ताला उनको नाअहली नसीब करे और इसी नाअहली में रहें। वो ये सारे लोग इकट्ठे हुए इमरान खान के खिलाफ ठुस कर गए, टेंट फिश हो गए। तो आपने सुना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस्तीफ़ों से इनकार के बाद से पीडीएम में एक तनाव की कैफियत थी। ख़ास तौर पर नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से एक दूसरे पर कहीं ढके छुपे अंदाज में तो कहीं वाज़ेह तौर पर तनकीदी नश्तर चलाए जा रहे थे। दर्जा हरारत ठंडा करने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी को कहना पड़ गया था कि नून लीग जज्बात में आने के बजाय तहम्मुल का मुजाहरा करे। अंदाज़ा होने के बावजूद, सारी समझ होने के बावजूद मुझे इस बात का अफसोस है कि आपने एक छोटे से ओहदे के लिए, आपने एक जमहूरी कॉज को, जमहूरियत को, अवाम के हक के हुक्मरानी की जिद्दोजहद को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। और मैं ये समझती हूँ कि ये नुकसान जो है ये सबसे ज़्यादा आपको खुद पहुंचा है। महसूस हुआ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दीवार से लगाया जा रहा है और मुझे अफसोस इस बात का है कि आपने इस छोटे से फायदे के लिए, एक छोटे से ओहदे के लिए आपने बाप से वोट ले लिए। बीबी मरियम को तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन वो भी जिस शख्सियत की साहबजादी है और जिसकी भतीजी है, उन्होंने कभी हमारा पेट फाड़ते में देर नहीं की। और अपोजिशन के इस रवैये के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कमर जमान कायरा और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना तनवीर। इनसे गुफ्तगू होगी लेकिन एक ब्रेक के बाद।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कमर जमान कायरा और नून लीग से राना तनवीर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। राना साहब, पहले आप ये बताइएगा कि आज खबर सामने आई है कि पीडीएम की अक्सरियत ने पीपल्स पार्टी के बगैर असम्बलियों से इस्तीफे देने की मुखालफत कर दी है। यानी पीपल्स पार्टी अगर इस्तीफे नहीं देती तो वो बुरी है राना साहब, लेकिन फिर भी फॉलो आपको उसी को करना है। क्या वाकई नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान अपने उसूली मौक़िफ़ से पीछे हटने का फैसला कर चुके हैं? नहीं, देखिए, ये मुझे नहीं समझ आती कि आप किस तरह इंटरप्रेट करते हैं इन चीज़ों को। जब तक जो हमारी स्ट्रेंथ है उसको देखें, अगर नेशनल असम्बली में और प्रोविंशियल असम्बलीज में या सिंध गवर्नमेंट को या जहाँ जहाँ भी असम्बलीज हैं, तो उसका जो हमारा टारगेट है कि इस गवर्नमेंट से छुटकारा हासिल किया जाए, इस गवर्नमेंट से निजात दिलाई जाए मुल्क और कौम को, जिसने मुल्क और को तबाही के दाने पर पहुँचाया। जो लोग हैं वो 2 वक्त की रोटी खाने से आजिज आए हुए हैं जी। उस गवर्नमेंट से छुटकारा हासिल करने के लिए ये जरूरी है, जिस तरह बात हुई थी कि लॉन्ग मार्च करना है लेकिन रिजाइन भी दे, तो उससे यही ख्याल था कि अगर ये इस तरह का कोई अमल करेंगे तो उससे डेफिनेटली 100% उम्मीद है कि ये इससे गवर्नमेंट से जो कि एक पाकिस्तान पे मुसल्लत हुई है उसके छुटकारा मिल जाएगा। तो अभी अगर आप समझते हैं कि अगर पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देती और हम अकेले इस्तीफे दें तो उसका मेरा में कोई भी जो रिजल्ट पॉजिटिव रिजल्ट है, जिसका हमने हमारा प्रोग्राम जिस पे हम चले थे पीडीएम के प्लेटफॉर्म से, पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन और जेयूआई जी, उसको मेरा लो वो उसका हसूल जो है वो मुश्किल हो जाएगा, बल्कि नहीं हो सकेगा, बल्कि और उनको मजबूत करने वाली बात होगी। जो मेरा ख्याल है कि अगर हम सिर्फ निकले तो फिर इन लोग जो ये तादाद बनती है वो असरअंदाज नहीं हो सकेगी, वो सिस्टम पे या सिस्टम कोलैप्स नहीं करेगा या आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इसलिए जरूरी है कि अगर करना है तो फिर सारे मिल के करें। ठीक है। राना तनवीर साहब कह रहे हैं कायरा साहब कि अगर हम अकेले इस्तीफे देते हैं तो उससे वो मकासद नहीं हसूल हो पाएंगे जिसके लिए हम जिद्दोजहद कर रहे हैं। कायरा साहब, सेनेट में आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा नशिस्तें हैं, अपोजिशन लीडर भी आपका है, लेकिन आपकी नज़रें सेनेट के बजाय पंजाब के ऊपर अटकी हुई हैं। सेनेट में तहरीक अदम एतमाद की तरफ क्यों नहीं जाते? चूँकि इस हवाले से शाहिद खाकन अब्बासी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मशवरा दे चुके हैं। कि पहली गुजारिश ये है कि जो राना साहब से आप पूछ रहे हैं, बिलाशुबा ये दुरुस्त बात है कि हम मुश्तरका तौर पे हिकमत अमली के तहत आगे बढ़ेंगे तो हम ज्यादा बेहतर रिजल्ट दे सकेंगे, ज्यादा बेहतर नताइज हासिल हो सकेंगे। और हमारा और इनका डिफरेंस सिर्फ ये है कि जो हमारा लिखा हुआ एलामिया है उसमें सिर्फ एक पॉइंट है जो हमारे ये दोस्त उस पॉइंट को स्किप करके समझते हैं कि हमें डायरेक्टली अगले पॉइंट पे चले जाना चाहिए या नसीबों पे। हमारा ख्याल है कि नहीं, एक पॉइंट पहले जो है उस पर अमल दरामद करें और जरा सड़कें गर्म कर लें, लोगों को इसमें ज्यादा शामिल कर लें, इन्वॉल्व कर लें, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे लिए ज्यादा बेहतर होगा। रही बात सेनेट की, तो सेनेट के अंदर ये बात अदालत ने भी कही है और बात भी फरमा रहे हैं, शाहिद साहब ने भी कहा, बिल्कुल हमें इस बात का अदराक है। अदालत सिर्फ हम गए थे अदालत में कि ये डाका पड़ा है, इस डाके का फैसला करें। अदालत ने हमें ये मशवरा दे दिया कि बदमेतबार कर ले। ये थोड़ा ये मुनासिब नहीं है और मैं समझता हूँ कि हमें पहले तो ये फैसला करना है कि हमारे वोट गलत थे नहीं, डाका पड़ा है। हाँ, अगर तो हुकूमत और अदालत ये कह दे कि डाका तो पड़ा है, हम इसको मानते हैं, लेकिन आप जाके अजमत बात करें, फिर भी कोई बात बनती है। हम पहले अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे, वो रास्ता इख्तियार करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे अगर जरूरत हुई तो फिर अदम भी करेंगे। ठीक। अच्छा कायरा साहब, एक जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग की मदद लेकर पंजाब की बुज़दार हुकूमत गिराना चाहती है, लेकिन साथ ही नून लीग की क़यादत के खिलाफ बयानबाजी भी की जा रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी से लेकर मौला बख्श चांडियों तक कई रहनुमा लीग क़यादत को हम देख रहे हैं कि तनकीद का निशाना बना चुके हैं। यही नहीं, नून लीग की मर्जी के खिलाफ अपोजिशन लीडर भी अपना ला चुके हैं। इन हालात में नून लीग पीपल्स पार्टी के साथ ताउन क्यों करेगी आखिर? देखिए, बात यह है कि हम कोई अपने लिए तो नहीं कर रहे, ये आपका तस्वर बिल्कुल अजीब सा है। पीपल्स पार्टी वहां पे अपने लिए तो नहीं ला रही, हमारे तो टोटल 7 वोट हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि वहां तब्दीली लाएं तो हमजा साहब को ले आए चीफ मिनिस्टर, और यहाँ मरकज में तब्दीली लाएं तो शहबाज शरीफ साहब को ले आए। हमारा तो ये तकाजा ही नहीं है जो आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। रही बात कि हम एक दूसरे पर तनकीद कर रहे हैं, जी जी, हाँ, और जो हुआ इन दिनों में ये मुनासिब नहीं हुआ,
लेकिन आप किसी एक भी पॉइंट को ऐसा आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे जिसको इनिशिएट पीपल्स पार्टी ने किया, इनिशिएट हमारे दोस्तों ने किया। उसके जवाब में बहरहाल बातें हुई जो तल्ख हो गई, जो बातें इशारों किनारों में हुई वो भी नहीं होनी चाहिए थी। और अभी भी हमें एक बात समझनी चाहिए कि जो बातें हमें मीटिंगों में बैठ के करनी है वो मीडिया में बैठ के नहीं करनी, एक दूसरे को मैसेजिंग नहीं करनी, उसके ऊपर प्रेशर बिल्ड करने के ये मुनासिब तरीके नहीं है। अगर पीपल्स पार्टी ये समझे कि हम जो समझते हैं वो मुस्लिम लीग माने या बाकी जमातें माने तो ये पीपल्स पार्टी की गलती होगी, और अगर बाकी कोई जमात ये समझे कि जिस तरह हम सोच रहे हैं इस तरह पीपल्स पार्टी सोचे तो ये उसकी गलती होगी। जिन चीजों पे हम एक दूसरे के मुखालिफ जमाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लार्जर इंटरेस्ट में, एक लार्जर मैनिफेस्टो पे या लार्जर जो चार्टर पे इकट्ठे हुए हैं उसके ऊपर हम इकट्ठे हैं। कल भी हम इलेक्शन एक दूसरे के खिलाफ लड़े थे, आइंदा भी लड़ेंगे। हमने कोई जमातें थोड़ी मर्ज कर ली है। तो हमें इस बात को क्लियर रखना चाहिए दिनों में कि हमें बड़े मुनासिब और मुहज़्ज़ब तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, और जो गुफ्तगू हमें मीटिंगों में बैठ के करनी है, सवाल जवाब करने हैं, बिल्कुल हमसे सवाल किए जा सकते हैं, हम भी सवाल कर सकते हैं, लेकिन मुनासिब ये है कि हम वो सवाल अपनी मीटिंगों में करें। और बिल्कुल दुरुस्त है कायरा साहब, आपका मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है कि आप दोनों बिल्कुल एक दूसरे के मुखालिफ जमाते हैं और आप लोगों ने एक दूसरे के मुखालिफत में ही इलेक्शन लड़ना है आगे भी। लेकिन अभी आप एक कॉज के लिए जमा हुए हैं, उस कॉज को आपने हासिल करना है, उस मकसद को आपने हासिल करना है। लेकिन राना साहब, ये भी कहा जा रहा है कि PDM ख़त्म हो गई है, नून लीग और पीपल्स पार्टी में फासले भी बढ़ गए हैं, और ऐसा भी लग रहा है कि दोनों तरफ से सख्त बयानात भी दिए जा रहे हैं। मरियम नवाज तो पीपल्स पार्टी को सेलेक्टेड तक का ताना दे चुकी हैं, आपको PDM की गाड़ी आगे जाती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, बिल्कुल PDM तो अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं जिससे स्वाय एक दो जमातों का आपस में इख्तिलाफ हुआ है एक इशू पे, जो कि हम समझते हैं कि हम बिल्कुल उस इख्तिलाफ करने में या शिकवा करने में बिल्कुल आगे बुझाने में हैं, क्योंकि एक चीज़ तयशुदा थी उससे हटे। क्योंकि मैं तो पहले भी कहा है कि हमने जितनी भी आज तक 2018 के बाद काम किए हैं वो पीपल्स पार्टी को साथ लेके चले हैं और इकट्ठे चले हैं, और जो इन्होंने मशवरे दिए हैं उस पर ना चाहते हुए भी अमल किया है, उसके रिजल्ट भी खैर पॉजिटिव आए हैं। लेकिन एक बात है कि हमने इनकी ही तजावीज़ जो थी वो मानी PDM के प्लेटफॉर्म से या वैसे भी जो PDM के बनने से पहले थी। तो अभी मैं समझता हूँ जो ये हुआ है उसको कायरा साहब एक बड़े संजीदा मंजे हुए और ज़ीरक सियासतदान है, ये अब डिफेंड तो करते हैं टीवी पे आके, लेकिन एक ऐसा अमल है जिसको किसी तरीके से भी उसको डिफेंड या उसको आप इंडोर्स नहीं कर सकते। वो डेफिनेटली एक बोन ऑफ कंटेंशन है कि एक चीज तय थी, अगर उसके में थोड़ा सी कोई चेंज लानी थी तो प्लेटफॉर्म एक ही था जहाँ ये फैसला हुआ था, वहां पे आते वो कहते कि ये मेरिट है उसका और हम इसलिए चाहते हैं कि ये चीज होनी चाहिए। तो मेरा है जो बात लॉजिकली हो या बात इस तरह की इस तरह के प्लेटफॉर्म पे हो तो उसमें मेरा ज्यादा बेहतर अंदाज से हम फैसले कर सकते थे और आगे बढ़ सकते थे। अब एक मिसट्रस्ट पैदा हुआ है, एक गैप आया है, जैसे यही है कि जिस अंदाज से डिप्टी लीडर ऑफ द अपोजिशन इन्होंने लिया है सेनेट का, वो मैं समझता हूँ कि वो अंदाज जो था, अगर हाँ इनके अपने वोट होते 30 तो फिर ये करते तो फिर भी वो डेविएशन थी उस एक फैसले से जो PDM के प्लेटफॉर्म भी हुआ था। यानी कि राना साहब, अगर यूसुफ रजा गिलानी ऑपोजिशन लीडर रहते हैं तो क्या PDM चल पाएगी? वो तो एक मैं समझता हूँ बहुत ही पीपल्स पार्टी से तो नहीं थी, जो एक बड़ी डेमोक्रेटिक और पॉलिटिकल एक है जमात, और उसकी स्ट्रगल भी इस काम के लिए बहुत बड़ी है। करो फिर यूसुफ रजा गिलानी का कद जो है पॉलिटिकल कद वो इतना ज्यादा बड़ा है कि उसको इस छोटे के ओहदे के लिए मेरा हाल मैं समझ सका कि इसके पीछे कौन सी चीज थी। अगर यूसुफ रजा गिलानी ऑपोजिशन लीडर रहते हैं तो फिर क्या PDM चल पाएगी आगे? देखिए, इसमें तो मेरा जब तक ये बैठ के आपस में बात ना करें उसकी एक्सप्लेनेशन, और अगर वो PDM एक्सेप्ट करती है या हम एक्सेप्ट करते हैं जिनका ये इशू है, ज्यादा इशू तो हमारा है। PDM के प्लेटफॉर्म पे यकीनन फैसला हुआ था कि देखिए चेयरमैनशिप इन्होंने ली, डिप्टी चेयरमैनशिप JUI लेगी, जो 3 बड़ी जमातें हैं
तो हमें इन्होंने ये स्लॉट दे दी, हमने बाद निकास था वो भी आपकी जानिब से, आपकी पार्टी की जानिब से बारहा ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि ये चीज़ें तय हो गई थी और अब्बासी साहब के घर पे जो मीटिंग हुई थी उसमें ये सारी बातें तय हो गई थी कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी का होगा और अपोजिशन लीडर हमारा होगा। मुस्लिम लीग नून की मदद से कायरा साहब यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेटर बने, लेकिन मुस्लिम लीग नून को हराने के लिए पीपल्स पार्टी ने बाप पार्टी का सहारा लिया और जिन्होंने चेयरमैन सेनेट के लिए यूसुफ रज़ा गिलानी को मुस्तरद किया, उन्हीं की मदद लेकर आपने अपोजिशन लीडर का ओहदा हासिल कर लिया। आपको नहीं लगता कि ऑपोजिशन इत्तेहाद की कीमत पर ओहदों की सियासत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है? देखिए, गुजारिश ये है कि जिस मीटिंग का जिक्र किया जा रहा है कि उस मीटिंग में ये तय हुआ था चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन का, उस मीटिंग में चेयरमैन का फैसला नहीं हुआ। चेयरमैन का फैसला जो रबर कमेटी नहीं बल्कि जो लीडरशिप की कमेटी है उसकी मीटिंग में तय हो गया था और डिप्टी चेयरमैन के फैसले के लिए कमेटी बनाई थी जिसकी मीटिंग हुई शायद खान साहब के घर। मैं तो उसमें था नहीं, हमारी तरफ से राजा परवेज अशरफ साहब उसमें गए थे। डिप्टी चेयरमैन का फैसला होने के बाद चेयरमैन लीडर ऑफ द अपोजिशन का कहा गया तो राजा साहब के बकौल के उन्होंने कहा कि इसका फैसला हमें तो नहीं करना चाहिए, लेकिन शायद खान साहब ने कहा कि नहीं, एक सीट तो आपको मिल गई, एक उनको मिल गई, एक हमें मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, अभी इसको रहने दे। उन्होंने कहा नहीं, छोटे छोटे चलो, ये फैसला हो गया, आगे चले। लेकिन राजा साहब कहते हैं कि मैं इस पे इसरार करता रहा। अब भी उसके बाद भी हमने कहा कि चले जो गिलानी साहब को चेयरमैन सेनेट बनाने का अमल जिस तरह खराब किया गया और हमसे डाका मार के वो सीट छीनी गई, उसका फैसला अदालत से हो जाने दें तो 2 महीने, 2.5 महीने, 1.5 महीना लगेगा। उतने अरसे के लिए बेहतर है कि हम गिलानी साहब को, जिन्होंने सेनेट के इलेक्शन के अंदर से हुकूमत के लिए इतनी बड़ी एक फ्रस्ट्रेशन खड़ी की है, उनको हिला के रख दिया है, तो अगर वो सीट पर बैठेंगे तो सबको वो एक ताकत मिलेगी अपोजिशन को और तो इतने अरसे के लिए। लेकिन ये राणा साहब की बात दुरुस्त है कि वो इस फोरम पे आना चाहिए था, लेकिन उसके पहले मुस्लिम लीग की क़यादत की तरफ से ये कह दिया गया कैटेगोरिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये एक सेटल्ड इशू है, इस पे कोई बात नहीं हो सकती। सही। और हमारे पास 26 वोट थे, हमारे मुस्लिम लीग के साथियों के पास भी 26 वोट थे। दिलावर अब्बास साहब इन्हीं के सेनेटर हैं जो डिफेक्ट कर गए थे। उनको मेरी इत्तला के मुताबिक उन्होंने अपनी जमात को वफादारी का यकीन दिलाया था। पता नहीं हाउ फार दिस इज ट्रू, लेकिन वो कहते हैं मैंने वोट ठीक है कायरा साहब, आपने बड़ी तफसील से बता दिया क्योंकि वक्त हमारे पास बिल्कुल खत्म हो गया है। उसके अलावा भी वोट थे और अगर कोई कहता है कि मैं अपोजिशन में बैठना चाहता हूं तो आप उसको धक्का देकर तो बाहर नहीं निकाल सकते। बहुत बहुत शुक्रिया। राना तनवीर हमारे साथ मौजूद थे, नून लीग के रहनुमा, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कमर जमान कायरा हमसे बात कर रहे थे। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है। आपसे मुलाकात होगी कल इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अपने मेज़बान फवाज़ ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने